नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आहार एवं पोषण विज्ञान यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशंस के क्वेश्चंस देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रह चुके क्वेश्चंस हैं। और साथ में हम यूजीसी नेट के क्वेश्चंस देखेंगे जो 2019 में पूछे गए। ठीक है, यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे मैंने कुछ फूड एंड न्यूट्रिशंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस उसमें आए थे वो लिए हैं, उनको भी हम देखेंगे। और देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? ए ऑप्शन है कैरोटीनॉइड्स, बी ऑप्शन है लाइकोपिन, सी ऑप्शन है फ्लेवोनॉइड्स और डी ऑप्शन है कुमारिन। ये क्वेश्चन डीएसएसबी टीजीटी 2014 में पूछा गया है। लहसुन में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो लहसुन में फ्लेवोनॉइड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। लहसुन में जो तत्व पाया जाता है वो फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? लहसुन में फ्लेवोनॉइड्स तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह सफ़ेद रंग की सब्जियों जैसे आलू, गोभी, लहसुन, प्याज आदि में पाया जाता है। जो फ्लेवोनॉइड्स होता है वो लहसुन के अतिरिक्त कितनों में पाया जाता है? आलू में पाया जाता है, गोभी में, लहसुन में और प्याज में पाया जाता है। ये तत्व अम्लीय वातावरण से प्रभावित रहता है, किंतु क्षारीय वातावरण में यह पीला रंग ग्रहण कर लेता है। जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जब हम इनको एसिड में डालते हैं तो ये उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, और एल्कलाइन में डालने के बाद क्षारीय माध्यम में, वातावरण में जब इनको डाला जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? फ्लेवोनॉइड्स का पीला रंग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सिलिकॉन नामक यौगिक पाया जाता है। ये यूजीसी नेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिलिकॉन नामक यौगिक पाया जाता है। ए ऑप्शन है इलायची में पाया जाता है, बी ऑप्शन है लहसुन में पाया जाता है, सी ऑप्शन है काली मिर्च में पाया जाता है और डी ऑप्शन है सभी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए राइट आंसर है। सिलिकॉन नामक जो यौगिक होता है वो इलायची में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट आंसर है। सिलिकॉन नामक यौगिक इलायची में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जीवाणुरोधी प्रभाव किन मसालों में होता है? ऐसे कौन से मसाले हैं जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जिनसे जीवाणुरोधी यानी कि जो वो मसाले जहाँ पे होंगे वहाँ पे जीवाणु उत्पन्न नहीं होंगे। ए ऑप्शन हींग, बी ऑप्शन जायफल, सी ऑप्शन है लौंग और डी ऑप्शन है सभी। तो जीवाणुरोधी जो मसाले होते हैं वो ये सभी होते हैं। हींग, जायफल और लौंग ये जीवाणुरोधी मसाले होते हैं। ठीक है, इनको अगर हम कहीं भी रखें तो इन पे जीवाणु नहीं लगते हैं। और ऐसे किसी भी पदार्थ में जिसमें जीवाणु लग रहा है उसमें हम लौंग, हींग या जायफल को रख देते हैं तो उससे भी जीवाणु नहीं लगते हैं, यानी कि कोई भी फफूंद, फंगस ये उस भोज्य पदार्थ पर नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लौंग में सक्रिय मूल तत्व है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लौंग में कौन सा सक्रिय तत्व पाया जाता है? ए ऑप्शन है थाइमोल पाया जाता है, बी ऑप्शन है एनिथॉल पाया जाता है, सी ऑप्शन है साइनोल पाया जाता है और डी ऑप्शन है यूजिनॉल पाया जाता है। तो लौंग में जो सक्रिय तत्व पाया जाता है वो ऑप्शन नंबर डी है। लौंग में यूजिनॉल पाया जाता है। यूजीसी नेट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो लौंग में जो सक्रिय तत्व पाया जाता है वो यूजिनॉल पाया जाता है। यूजिनॉल क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लौंग साइथेरिजियम एरोमेटिकम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। यह पेड़ समुद्र के किनारे होता है। इसका विशेष नाम यूजीनिया फेरोफाइल्स है। यह पेड़ के फूल के सूखी कली होती है। इसमें 90% यूजिनॉल नामक फेनोलिक कंपाउंड होते हैं। जो लौंग होता है उसमें जो लौंग की कली होती है ये कौन से यूजिनल
फाइल्स है, यह पेड़ के फूल की कली होती है। जो लौंग होता है ये फूल की कली होती है और इसमें 90% यूजिनोल नामक फेनोलिक कंपाउंड पाया जाता है। इसी के कारण लौंग का अपना विशिष्ट गुण होता है। लौंग में मसाले के साथ ही औषधीय गुण भी होता है। लौंग से हम मसाले में तो हम लौंग का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हम दवा बनाने, औषधि बनाने में भी लौंग का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग स्थानिक लोकल एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया जो ऑपरेशन के टाइम पे मरीज़ को बेहोशी के लिए दिया जाता है, वही एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। लौंग से जो औषधि बनती है और यह जीवाणु और कीटाणुनाशक भी होता है। लौंग हमने देखा कितना फ़ायदेमंद है, ये जीवाणु और कीटाणुनाशक भी होता है। हम इसका मसाले के रूप में भी उपयोग करते हैं और इसको मेडिसिन्स के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और 90% इसमें क्या होता है, यूजिनोल नामक फेनोलिक कंपाउंड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक हो जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा अम्ल है जब हम मसाले अधिक खाते हैं तो उसका निकलना अधिक प्रारंभ हो जाता है। ए ऑप्शन है कार्बनिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन है ये दोनों ही, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर जब हम अधिक मसालों का उपयोग करते हैं तो उससे जो अम्ल अधिक मात्रा में निकलता है वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मसालों के उपयोग से अधिक निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है ये देखेंगे। मसालों के अधिक प्रयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का स्रावण अधिक होता है, जिसके कारण सीने में जलन, पेट में जलन एवं पेट दर्द तथा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिसे एसिडिटी कहा जाता है। हमारे शरीर के आमाशय में पाचन क्रिया के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन का स्रावण होता है। ठीक है, हमारे शरीर में हम भोजन के पाचन के लिए क्या करते हैं, पाचन क्रिया के लिए हमारे शरीर से अपने आप ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन का स्रावण होता है, जो कि सामान्यतः आमाशय में ही मौजूद रहते हैं तथा पाचन में सहायता करते हैं। मसाले या गलत खान पान के कारण जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण अधिक होता है तभी यह समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, या हम गलत खान पान कर रहे हैं या हाइड्रोक्लोरिक अधिक मसाले वाले भोजन ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा और पेप्सिन जो होगा उसका स्रावण अधिक होगा, और इसका स्रावण अधिक होगा तो इससे हमें जो बीमारियां देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, सीने में जलन होगी, पेट में दर्द होगा, पेट में जलन होगा, पेट दर्द तथा सांस लेने में तकलीफ देखने को मिलेगी, और जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम HCl के बढ़ने से ही होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बढ़ जाता है तभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वसा में कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित वसा में कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। ए ऑप्शन है मक्खन, बी ऑप्शन है मूंगफली के तेल, सी ऑप्शन है बादाम तेल और डी ऑप्शन है कृत्रिम मक्खन। यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है जो वसा अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध होती है वो कौन सा है, मक्खन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। मक्खन जो होता है इसमें अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में ये क्या होता है, समृद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आगे को आएंगे वो यूजीसी नेट 2019 में जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट को दिए गए आंदोलनों, संगठनों और सूची सेकंड में ठीक उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के साथ संबंधित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट में दिए गए आंदोलनों संगठनों और सूची सेकंड में दिए गए उनके प्रमुख व्यक्तियों के साथ सम्मिलित कीजिए। जो सूची फर्स्ट में आंदोलन दिए गए हैं इनको किन व्यक्तियों ने चलाया है, उनसे संबंधित व्यक्तियों से हमें इनको क्या करना है, सम्मिलित करना है यानी कि मिलाना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, SOS बच्चों का गाँव, बी ऑप्शन है SEWA, सी ऑप्शन है RTI और डी ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये किस व्यक्ति की इसमें अधिक भागीदारी है हमें वो सम्मिलित करना है। ठीक है, जो SOS बच्चों का गाँव वाला आंदोलन था ये ऑप्शन नंबर 5, इसमें जो सबसे अधिक सक्रिय व्यक्ति थे वो कौन थे, कैलाश सत्यार्थी थे। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी इसमें सबसे अधिक सक्रिय व्यक्ति थे। SOS बच्चों का जो गाँव है जो आंदोलन चला था उसमें कैलाश सत्यार्थी तो जो थे वो सबसे अधिक सक्रिय थे। फिर है SEWA आंदोलन, SEWA आंदोलन थे, इसमें जो सबसे अधिक सक्रिय थी वो कौन थी, इला भट्ट थी। ठीक है, इला भट्ट ने ही इस आंदोलन या फिर इस संगठन को बनाया। और फिर RTI जो संगठन है, RTI में सबसे सक्रिय कौन था, अरुणा राय थी। ठीक है, अरुणा राय ने RTI संगठन बनाया था। और फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर ने शुरू किया था। ठीक है, और UGC नेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। SOS बच्चों का जो गांव है वो कौन, कैलाश सत्यार्थी इसमें सबसे अधिक सक्रिय रहे। SEWA इला भट्ट इसमें सबसे अधिक सक्रिय रही। RTI ये संगठन किसने बनाया, अरुणा राय ने बनाया। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर ने इसमें सबसे अधिक सक्रिय भागीदारी ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें हमने इनको इस तरीके से सम्मिलित कर दिया है और UGC नेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित है। मानव के शरीर में जो प्रोटीन है वो क्या क्या कार्य करता है। A ऑप्शन है ऊतक की वृद्धि एवं रख रखाव करता है, B ऑप्शन है वांछनीय बैक्टीरिया की वृद्धि करता है, C ऑप्शन है पृथक्कारी के रूप में कार्य करता है और D ऑप्शन है समुचित pH का रख रखाव करता है, E ऑप्शन है पोषक तत्वों का संवहन करता है। मानव शरीर में जो प्रोटीन का कार्य होता है वो क्या क्या है, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य होता है। सबसे पहले तो एक हमारे ऊतक जो कोशिकाएं होते हैं उनके वृद्धि एवं रख रखाव के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता चाहिए पड़ती है। और डी है समुचित pH का रख रखाव करता है, जो हमारी बॉडी का pH होता है उसको बैलेंस करने का कार्य प्रोटीन करता है। और ई ऑप्शन है पोषक तत्वों का संवहन करता है, यानी कि जब प्रोटीन हमारे ब्लड में मिलता है तो उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में यानी कि उनका संवहन या परिवहन करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, A, D और E, A, D, E, डी आंसर हमारा राइट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है। जो प्रोटीन का मानव शरीर में कार्य है ऊतकों की वृद्धि एवं रख रखाव करना, समुचित pH मान का रख रखाव करना और पोषक तत्वों का संवहन करना। ये क्वेश्चन UGC नेट 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कैल्शियम अवशोषण के अवरोधक में निम्नलिखित कारक कौन कौन से हैं। कैल्शियम के अवशोषण में, ठीक है, कैल्शियम के अवशोषण में अवरोधक यानी कि बाधक कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, जो हमारे कैल्शियम के अवशोषण में बाधक कारक हैं वो कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल है, बी ऑप्शन है प्रोटीन है, सी ऑप्शन है कैफीन है, डी ऑप्शन है फाइट्रिक अम्ल है और ई ऑप्शन है लैक्टोज है। कैल्शियम के अवशोषण में जो बाधक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन ऑक्सैलिक अम्ल कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होता है,
सी, कैफीन भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होता है। जो लोग अधिक कैफीन का उपयोग करते हैं उन लोगों में भी क्या होता है, कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है, उनकी हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त फाइट्रिक अम्ल भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होता है। कैल्शियम के अवशोषण में कौन कौन से बाधक होते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल हो रहा है, कैफीन हो रहा है और फाइटिक अम्ल, ये तीनों क्या है, कैल्शियम के अवशोषण में बाधक हो रहे हैं। तो ए, सी और डी हमारा राइट आंसर होगा, ए, सी और डी, सी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। कैल्शियम के अवशोषण में ऑक्सैलिक अम्ल बाधक है, कैफीन बाधक है और फाइट्रिक अम्ल बाधक है। और कैल्शियम के अवशोषण में प्रोटीन सहायक है और लैक्टोज जो दूध से हमें प्राप्त होता है ये भी सहायक होता है। ठीक है, यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों में अस्थमा का अटैक सामान्य के कारण पड़ता है। ए ऑप्शन है शारीरिक भावनात्मक दबाव, बी ऑप्शन है टेलीविजन देखना, सी ऑप्शन है खाद्य एलर्जी और डी ऑप्शन है मौसम परिवर्तन। तो बच्चों में जो अस्थमा का अटैक पड़ता है उनके लिए जो जिम्मेदार कारक है वो कौन कौन से हैं। पहला तो है ए, शारीरिक एवं भावनात्मक दबाव के कारण भी बच्चों में अस्थमा का अटैक देखने को मिलता है। सी है खाद्य एलर्जी, अगर किसी भी फूड से अगर बच्चे को एलर्जी है तो उससे भी अस्थमा का अटैक देखने को मिलेगा। और डी है मौसमी परिवर्तन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन कौन सा राइट हुआ, ए, सी और डी। ए, सी और डी हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है। ए, बच्चों में अस्थमा का अटैक शारीरिक भावनात्मक दबाव के कारण पड़ता है, खाद्य एलर्जी के कारण पड़ता है और जब मौसम में परिवर्तन होता है उसके कारण भी बच्चों में अस्थमा का अटैक देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, फलों एवं सब्जियों को काटने में ब्राउनिंग या भूरापन को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जब हम फल और सब्जियों को काटते हैं उसके बाद उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो उनमें क्या होता है, एक भूरापन देखने को मिलता है, यानी कि उसी प्रोसेस को हम ब्राउनिंग बोलते हैं। जो ब्राउनिंग या भूरापन देखने को मिलता है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है ये पूछा जा रहा है कि जब फल और सब्जियों को काटने के बाद हम छोड़ देते हैं तो उनमें भूरापन देखने को मिलता है। वो भूरापन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, जो ब्राउनिंग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। ए ऑप्शन है संतुलन के कारण हो रहा है, बी ऑप्शन है पीएच बढ़ रहा है उनका इस वजह से हो रहा है, सी ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं इसके कारण हो रहा है और डी ऑप्शन में हवा में खुला छोड़ दे रहे हैं इसके कारण से उनमें ब्राउनिंग देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो क्या है, फलों और सब्जियों को काटने के बाद हम जब छोड़ते हैं तो उसमें संतुलन के कारण ब्राउनिंग देखने को मिलती है और उसके बाद उनमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रक्रिया होती है उसके कारण ब्राउनिंग देखने को मिलती है। और डी है हवा में खुला छोड़ देते हैं हम उनको काटने के बाद, जो जैसे हमने सेब काटा उसको आधा काटने के बाद छोड़ देंगे हवा में ऐसी, तो उससे भी क्या होगा, उनमें ब्राउनिंग या भूरापन देखने को मिलेगा। तो ए, सी और डी हमारा राइट आंसर है, ए, सी और डी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनिए। यानी कि जो बीएमआर होता है उसमें हमको गलत कथन को चुनना है। बीएमआर के बारे में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें गलत कथन को चुनना है। ए ऑप्शन है बीएमआर शरीर के सतह क्षेत्र से संबंधित है, बी ऑप्शन है बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्यक्तानुपातित है और सी ऑप्शन है बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है और डी ऑप्शन है पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। यूजीसी नेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीएमआर से संबंधित जो गलत कथन है, हमें गलत कथन को देखना है। गलत कथन कौन सा है, ये सही है कि बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है, ये सही है। बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्यक्तानुपातित होता है, हाँ, जिस हिसाब से व्यक्ति की उम्र होगी उसी अनुसार व्यक्ति का जो बीएमआर होगा वो होगा। फिर डी है पुरुषों की अपेक्षा उसी उम्र की
पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है, ये भी सही है। ठीक है, जो पुरुष होते हैं उसी उम्र की जो महिलाएं होंगी उनसे पुरुषों का बीएमआर क्या होगा, अधिक होगा। तो हमें गलत कथन बताना है, तो गलत कथन कौन सा है, सी है। ठीक है, बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, नहीं, बीएमआर गर्म जलवायु में कम हो जाता है और ठंडे जलवायु में बीएमआर बढ़ जाता है। ठीक है, बीएमआर ठंडे जलवायु में क्या होता है, बढ़ जाता है और गर्म जलवायु में बीएमआर कम हो जाता है। तो यहाँ पे गलत हमको ऑप्शंस दे रखा है कि बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, नहीं, बीएमआर ठंडे जलवायु में बढ़ता है। ठीक है, यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, बीएमआर के बारे में हमको गलत कथन बताना है, तो गलत कथन बताना है तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, ये गलत कथन है। ठीक है, और ये गलत है, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रणीय रख सकते हैं। जब हम जैम और जेली का परीक्षण करते हैं तो उसके लिए हम चीनी का जो सांद्रणीय होता है वो कितना रखेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन है 56% रखेंगे, बी ऑप्शन है 75% रखेंगे और सी ऑप्शन है 40% रखेंगे, डी ऑप्शन है 50% रखेंगे। तो जैम और जेली का जब हम परीक्षण करते हैं तो उसके लिए जो चीनी का उसमें संतुलन होगा वो कितना रखेंगे, हम 65% रखेंगे। ठीक है, 65% उसमें चीनी का सांद्रणीय होगा और यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है, जो चीनी का उसमें बैलेंस होगा वो कितना होगा, 65% होगा। ठीक है, और जैम और जेली में चीनी को क्यों रखा जाता है, चीनी को क्यों डाला जाता है, ताकि उसमें से जो बैक्टीरिया है उसको उत्पन्न होने से रोका जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तनों के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आँखों से संबंधित जो विटामिन ए की कमी से हमें रोग होते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा ये देखेंगे। ए ऑप्शन है फोटोफोबिया होता है, बी ऑप्शन है केराटोमलेशिया होता है, सी ऑप्शन है रतौती होता है और डी ऑप्शन है वाइट डॉट स्पॉट के धब्बे पड़ते हैं, ई ऑप्शन है जेरोथमलेशिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सीरीज़ बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी कि जो सबसे पहले विटामिन ए से संबंधित जो रोग देखने को मिलता है वो रतौती देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, रतौती होगा। रतौती में क्या होगा, कम प्रकाश में व्यक्ति को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, हमें कोड के अकॉर्डिंग जाना है, ये यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन होगा, जैसे जैसे ऑप्शन होंगे उसी हिसाब से हमें कोड को देखना होगा। तो हमारा सी है सबसे पहला रतौती होगा, तो हम इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो सी आंसर होगा या डी आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले रतौती होगा। रतौती में क्या होता है, जिस भी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो रही होती है उस व्यक्ति को कम प्रकाश में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर जो दूसरा जो स्टेप देखने को मिलेगा, अगर रतौती का इलाज नहीं तो हुआ तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, वाइट डॉट स्पॉट्स के धब्बे। और हमने जब अपने विटामिन ए वाला चैप्टर देखा था, मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे वो वीडियोस डाले हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वाइट डॉट स्पॉट के धब्बे पड़ते हैं और जो वाइट डॉट स्पॉट के धब्बे पड़ते हैं वो कौन से आकार के पड़ते हैं, तिकोने आकार के पड़ते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो धब्बे पड़ते हैं तिकोने आकार के। फिर वाइट डॉट स्पॉट के धब्बे देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या देखने को मिलता है, फोटोफोबिया देखने को मिलता है। फोटोफोबिया क्या है, यानी कि प्रकाश के प्रति असहनशीलता। अगर जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हुई है, उस व्यक्ति का अगर वो तीसरे स्टेज में पहुंच गया है, फोटोफोबिया वाले स्टेज में पहुंच गया है, तो उस व्यक्ति की जो आँखें होंगी वो प्रकाश के प्रति असहज महसूस करेंगे। ठीक है, उनको जो प्रकाश के प्रति उनको क्या होगा,
असहज महसूस करेंगे, डायरेक्ट प्रकाश उसके आँखों में पड़ेगा तो उससे उसे क्या हो जाएगा, फोबिया यानी कि डर हो जाएगा। डायरेक्ट प्रकाश से वो अपने आँखों में पड़ेगा तो वो असहज महसूस करेगा। ठीक है, तो फिर थर्ड स्टेज ए हो जाएगा। फिर उसके बाद जेरोथैलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, डी क्या है, डी है जेरोथैलेमिया। जेरोथैलेमिया ई क्या है, जेरोथैलेमिया। जेरोथैलेमिया में क्या होता है, जो हमारी आँखों की कॉर्निया होंगी उसकी सलैस्मिक झिल्लियाँ सूख जाती है। ठीक है, जेरोथैलेमिया में क्या होगा, हमारे आँखों की जो कानियाँ होंगी, ठीक है, आँखों की कानियों की जो सलैस्मिक झिल्ली होंगी वो सूख जाती है। फिर इसके बाद क्या देखने को मिलता है, इसके बाद केराटोमलेशिया देखने को मिलता है। ठीक है, केराटोमलेशिया में क्या होंगी, जो आँखों की कानियों की सलैस्मिक झिल्ली सूख चुकी थी जेरोथैलेमिया वाले स्टेज में, जेरोथैलेमिया वाले स्टेज में जो आँखों की कॉर्निया हमारी सूख चुकी थी, केराटोमलेशिया वाले स्टेज में क्या होंगी, वही कॉर्निया टूटने लग जाएंगी। ठीक है, वो कॉर्निया टूटने लग जाएंगी, टूट के फिर हमारे आँखों के अंदर वो चुभने लगेंगी और यही स्टेज केराटोमलेशिया कहलाती है। ठीक, तो हमारा कोड क्या बनेगा, सबसे पहले आँखों विटामिन ए से संबंधित जब रोग स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले रतौंधी सी देखने को मिलता है। फिर डी ऑप्शन आएगा हमारा। फिर डी में क्या है, बाइटॉट स्पॉट के धब्बे देखने को मिलते हैं। कौन से आकार के, तिकोने आकार के धब्बे देखने को मिलते हैं। फिर ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन क्या है, फोटोफोबिया, यानी कि उसको प्रकाश के प्रति डर हो जाएगा। जब डायरेक्ट प्रकाश उसके आँखों में पड़ेगा तो वो उससे असहज महसूस करने लगेगा। फिर उसके बाद जेरोथैलेमिया। जेरोथैलेमिया में क्या होगा, हमारे आँखों की जो कानियाँ होंगी वो सूख जाएंगी और फिर जो अगली स्टेज होगी वो केराटोमलेशिया होगी। केराटोमलेशिया में क्या होगा, आँखों की कानियाँ जो सूख गई है जेरोथैलेमिया वाले स्टेज में वो टूटने लग जाएगी केराटोमलेशिया वाले स्टेज में और वो हमारे आँखों में चुभने लग जाएगी। यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर है। ठीक है, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, चीरकालिक वृक्क खराबी के पोषणीय प्रबंधन में आहार में निम्नलिखित वर्जित है। चीरकालिक जो वृक्क खराबी होती है, यानी कि चीरकालिक क्या होता है, लंबे समय, ठीक है, लंबे समय वृक्क यानी कि किडनी होती है। ठीक है, किडनी को वृक्क बोला जाता है और चीरकालिक यानी कि लंबे समय से जिस व्यक्ति का किडनी खराब है उसके लिए जो पोषणीय प्रबंधन, आहार में उसके किन किन चीज़ों को वर्जित किया जाएगा, यानी कि उसको किन किन चीज़ों को नहीं खाना है। किसी व्यक्ति का अगर लंबे समय से उसकी किडनी खराब है तो उसके लिए किन किन चीज़ों को बैन किया जाएगा। ए ऑप्शन है प्रोटीन को, बी ऑप्शन है सोडियम को, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट को, डी ऑप्शन है पानी को और ई ऑप्शन है ऊर्जा को। तो लंबे समय से किसी व्यक्ति का किडनी खराब है तो उसको कौन कौन सी चीज़ों को अपने आहार में से हटा देना चाहिए या बैन कर देना चाहिए। ए ऑप्शन है प्रोटीन का सेवन उसको नहीं करना चाहिए, उसमें प्रोटीन को बैन कर दिया जाता है और सोडियम को बैन कर दिया जाता है और डी ऑप्शन है पानी को बैन कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति का अगर लंबे समय तक उसकी किडनी खराब हो रही है और उसमें किन चीज़ों को बैन करना है तो उसे अधिक प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, सोडियम नहीं लेना चाहिए और पानी का सेवन भी अधिक नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए, बी और डी राइट आंसर है। ए, बी, डी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब है तो उसको अपने आहार में किन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, उसको सोडियम नहीं लेना चाहिए और पानी को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।